इतिहास में हमें सिखाया गया कि सम्राट अशोक महान था। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसी अशोक के एक फैसले ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। किताबें ये सच नहीं बताती, लेकिन आज आप वो सुनने वाले हैं जो इतिहास ने जानबूझकर छुपा दिया। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक का वो काला सच जिसे इतिहास छुपाता रहा। इतिहास हमें कुछ नाम बहुत गर्व के साथ सिखाता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें महान कहा जाता है, और उन्हीं में से एक नाम है सम्राट अशोक। लेकिन सवाल यह है, क्या हर महान कहलाने वाला राजा शुरू से महान होता है? आज जो अशोक हमें किताबों में दिखाया जाता है, धम्म अशोक, शांति का प्रतीक, अहिंसा का प्रचारक, क्या वही अशोक अपने जीवन की शुरुआत में भी ऐसा ही था? या फिर इतिहास के इन चमकते पन्नों के पीछे खून, चीखें और एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे? आज हम आपको बताएंगे सम्राट अशोक के जीवन का वो काला सच जो अक्सर इतिहास की किताबों में या तो दबा दिया गया या बहुत हल्के शब्दों में छुपा दिया गया। मौर्य साम्राज्य और सत्ता की भूख। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को संभाला। बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे अलग था अशोक। अशोक बचपन से ही तेज, क्रूर और बेहद महत्वाकांक्षी माना जाता था। वह सिर्फ राजा बनना नहीं चाहता था, वह पूरे भारत का मालिक बनना चाहता था। कहा जाता है कि अशोक को शासन सौंपने से पहले उज्जैन और तक्षशिला जैसे इलाकों में भेजा गया ताकि वह बगावत कुचल सके, और यहीं से अशोक का असली स्वभाव सामने आने लगा। जहां दूसरे राजकुमार समझौते की बात करते, वहां अशोक तलवार उठाता था। उसके लिए सत्ता एक लक्ष्य नहीं थी, सत्ता उसके लिए जुनून थी। सत्ता पाने की कीमत जब बिंदुसार का अंत हुआ तो मौर्य साम्राज्य में शांति नहीं आई, बल्कि खूनी संघर्ष शुरू हो गया। सिंहासन के लिए भाइयों के बीच युद्ध छिड़ गया। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने कई भाइयों को मरवा दिया। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि लगभग 99 भाइयों की हत्या हुई। हालांकि संख्या पर मतभेद हैं, लेकिन एक बात साफ है, अशोक ने सत्ता के लिए रिश्तों को कुचल दिया। सिंहासन मिल गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। सम्राट अशोक विजय की भूख। राजा बनने के बाद अशोक का लक्ष्य सिर्फ शासन नहीं था, उसका सपना था पूरा भारत एक झंडे के नीचे लाना। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाना। और इसी महत्वाकांक्षा के रास्ते में एक राज्य खड़ा था, कलिंग। कलिंग क्यों था इतना अहम? आज का ओडिशा तब का कलिंग। कलिंग कोई छोटा राज्य नहीं था, वह व्यापार में समृद्ध था, नौसेना में शक्तिशाली था, और सबसे बड़ी बात, कलिंग ने कभी मौर्यों के आगे सिर नहीं झुकाया। कलिंग स्वतंत्र रहना चाहता था, और यही बात सम्राट अशोक को चुभ रही थी। अशोक के लिए कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, कलिंग उसकी अहंकार की चुनौती था। युद्ध का फैसला। इतिहास में कुछ फैसले पल भर में लिए जाते हैं, लेकिन उनके परिणाम सदियों तक दुनिया को हिला देते हैं। कलिंग युद्ध का फैसला भी ऐसा ही था। अशोक ने बिना किसी समझौते के युद्ध का आदेश दे दिया। उस समय मौर्य सेना विशाल थी, हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक। कलिंग के लोग जानते थे कि वे एक बड़े साम्राज्य से लड़ रहे हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि यह युद्ध सत्ता का नहीं था, अस्तित्व का था। कलिंग युद्ध की शुरुआत जब मौर्य सेना ने कलिंग की सीमाओं में प्रवेश किया तो धरती कांप उठी। तलवारें टकराईं, भाले चमके, और हवा में सिर्फ एक ही आवाज थी, चीखों की आवाज। इतिहासकार बताते हैं कि यह युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं था, यह युद्ध गांवों, घरों, महिलाओं और बच्चों तक पहुंच गया। वो नरसंहार जिसे इतिहास हल्का कर देता है। अशोक के शिलालेखों में लिखा है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, अनगिनत लोग घायल हुए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे जलते हुए घर थे, उजड़े हुए परिवार थे, और रोते हुए बच्चे थे। नदियां लाल हो चुकी थीं, धरती लाशों से भरी थी, और यह सब एक ही आदेश का नतीजा था, सम्राट अशोक का आदेश। जीत या सबसे बड़ी हार? कलिंग जीत लिया गया, झंडा फहरा दिया गया, साम्राज्य और बड़ा हो गया। लेकिन क्या अशोक जीत गया? कहा जाता है कि युद्ध के बाद अशोक खुद कलिंग के मैदानों में घूमने निकला। जहां कल तक लोग हंसते थे,
आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। जहां घर थे वहां राख थी, जहां बच्चे थे वहां लाशें थीं। वह पल जिसने सब बदल दिया। इतिहास में एक पल होता है जो इंसान को तोड़ देता है। अशोक के लिए वह पल यही था। कहा जाता है कि जब उसने एक स्त्री को अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए रोते देखा तो पहली बार सम्राट अशोक की आंखें झुकीं। उसने खुद से पूछा, मैंने क्या जीत लिया? पश्चाताप की शुरुआत। कलिंग युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध बना। इतिहास यहीं से अशोक को बदलता हुआ दिखाता है। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्या यह बदलाव सच्चा पश्चाताप था या फिर इतिहास की सबसे बड़ी छवि परिवर्तन कहानी? यहीं से सम्राट अशोक के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां एक क्रूर विजेता धर्म और अहिंसा की बात करने लगता है। लेकिन क्या खून से रंगे हाथ इतनी आसानी से साफ हो जाते हैं? लेकिन सवाल अब भी जिंदा था। क्या एक ऐसा सम्राट जिसके आदेश पर हजारों घर उजड़े, लाखों लोग मारे गए, वो सच में बदल सकता है? या फिर यह बदलाव सिर्फ इतिहास की एक सुंदर कहानी है? अशोक और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पहली बार अपने ही कर्मों से डरने लगा। उसे समझ आने लगा कि तलवार से जीता गया साम्राज्य दिलों पर राज्य नहीं कर सकता। यहीं से अशोक का संपर्क बौद्ध भिक्षुओं से हुआ। बुद्ध का एक सिद्धांत अशोक के मन में गूंजने लगा, हिंसा से हिंसा नहीं मिटती। लेकिन यह समझ इतनी देर से क्यों आई, जब लाखों लोग पहले ही मिट चुके थे? धर्म या राजनीति? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उसने खुद को कभी बौद्ध सम्राट नहीं कहा। उसने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, धम्म। धम्म का मतलब था अहिंसा, दया, नैतिकता, सहनशीलता। लेकिन इतिहासकार आज भी पूछते हैं, क्या धम्म सिर्फ आत्मशुद्धि का मार्ग था या फिर एक टूटी हुई सत्ता को नया रूप देने की चाल? शिलालेखों का सच। अशोक ने पूरे साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर अपने विचार खुदवाए। इतिहास में पहली बार एक राजा सीधे जनता से बात कर रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन शिलालेखों में कलिंग युद्ध का जिक्र है, पश्चाताप का जिक्र है, लेकिन कभी यह नहीं लिखा गया कि उसने माफी मांगी। उसने दुख जताया, पछतावा दिखाया, लेकिन जिम्मेदारी, वो शब्द कहीं नहीं मिलता। क्या अशोक सच में अहिंसक था? अक्सर कहा जाता है अशोक ने युद्ध छोड़ दिए, लेकिन इतिहास कहता है अशोक के शासन में सेना कभी भंग नहीं हुई, सीमाएं सुरक्षित रहीं, सेनाएं तैयार रहीं। मतलब साफ है, अशोक ने युद्ध छोड़ा नहीं, बस युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी। धम्म का फैलाव, करुणा या नियंत्रण? अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किए। उनका काम था लोगों पर नजर रखना, नैतिकता सिखाना और शासन के नियम हर जगह लागू कराना। आज के शब्दों में कहें तो ये एक तरह की राजकीय नैतिक निगरानी थी। क्या ये धर्म था या सत्ता का नया तरीका? विदेशों में शांति का संदेश अशोक ने अपने दूत श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र और मध्य एशिया तक भेजे। वह खुद को देवों का प्रिय कहता था। लेकिन इतिहास का कटु सत्य यह है, दुनिया ने अशोक को संत नहीं, एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में पहचाना। उसकी शांति की बातों के पीछे मौर्य साम्राज्य की ताकत साफ दिखाई देती थी। जनता ने अशोक को कैसे देखा? इतिहास राजा की कहानी लिखता है, लेकिन जनता की आवाज अक्सर खो जाती है। कलिंग के लोग कभी नहीं भूल पाए, उनके बच्चे वापस नहीं आए, उनके घर दोबारा नहीं बने, उनकी आजादी हमेशा के लिए छिन गई। उनके लिए अशोक महान नहीं था, वह सिर्फ एक विजेता था। इतिहास ने किसे चुना? समय बीता, मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ। अशोक के बाद कोई भी राजा उसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, और फिर अशोक का नाम इतिहास से लगभग गायब हो गया। सैकड़ों साल तक किसी को पता नहीं था कि ये स्तंभ, ये शिलालेख किसके हैं। विडंबना देखिए, जिस राजा ने इतिहास पर लिखना शुरू किया, उसी को इतिहास ने लंबे समय तक भुला दिया। आधुनिक भारत और अशोक। आज अशोक को भारत का आदर्श सम्राट माना जाता है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है, धर्मचक्र हमारे झंडे में है। लेकिन क्या हमने अशोक को पूरा पढ़ा है या सिर्फ वो हिस्सा चुना है जो हमें अच्छा लगता है? लेकिन शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि अशोक ने कितना खून बहाया, बल्कि ये है कि इतनी ताकत होने के बाद भी वो अपनी गलती मान सका। इतिहास ऐसे राजाओं से भरा है जिन्होंने युद्ध किए और उन्हें जीत कहकर भूल गए। लेकिन सम्राट अशोक शायद पहला ऐसा सम्राट था जिसने जीत के बाद अपने ही कर्मों से हार मान ली।
कलिंग युद्ध ने अशोक को राजा नहीं बनाया, कलिंग युद्ध ने अशोक को इंसान बनाया। वो चाहता तो अपनी ताकत से इतिहास दबा सकता था, वो चाहता तो शिलालेखों में सिर्फ अपनी महिमा लिखवा सकता था, लेकिन उसने अपने ही पत्थरों पर अपनी गलती उकेर दी। उसने कहा, मुझे दुख है, मुझे पछतावा है। इतिहास में ये शब्द बहुत कम राजाओं ने कहे हैं। यही वजह है कि अशोक सिर्फ विजेता नहीं बना, वो परिवर्तन का प्रतीक बना। जिस हाथ में कभी तलवार थी, उसी हाथ से उसने करुणा का रास्ता दिखाया। जिस साम्राज्य की नींव डर पर टिकी थी, उसे उसने धर्म और नैतिकता पर खड़ा करने की कोशिश की। शायद अशोक महान इसलिए नहीं था क्योंकि उसने युद्ध जीते, शायद अशोक महान इसलिए था क्योंकि उसने अपने अंदर के युद्ध को जीत लिया। और यही वजह है कि हजारों साल बाद भी भारत अपने सबसे बड़े प्रतीक के रूप में अशोक को चुनता है। अशोक, स्तंभ, धर्मचक्र, ये सिर्फ निशान नहीं है, ये याद दिलाते हैं कि ताकत का सबसे बड़ा रूप हिंसा नहीं, संयम है। और शायद यही है सम्राट अशोक का असली विजय। अगर आपको लगता है कि महानता गलती न करने में नहीं बल्कि गलती के बाद बदलने में है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इतिहास की ऐसी कहानियां जो सच भी दिखाएं और सीख भी दें, उनके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।